हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ऑनलाइन क्लासों के अंदर आपको 10th क्लास की जो गणित है, गणित विषय, उसके बारे में आपको प्रश्न बता रहे हैं बोर्ड पैटर्न के अनुसार। उसमें लगभग बहुत सारे प्रश्न आपको बता चुके बोर्ड के पेपर के। आज आपके लिए हम कुछ प्रमेय वाला प्रश्न, सिद्ध करने वाला प्रश्न आपको बताते हैं। सबसे महत्वपूर्ण सिद्ध करने वाला प्रश्न है जो ज़्यादातर बोर्ड के अंदर आ जाता है एक दो साल छोड़कर, या पहले बहुत सी बार आ चुका। वो क्वेश्चन आपको मैं आज बताता हूँ। क्वेश्चन है थेल्स प्रमेय को सिद्ध करने वाला। प्रमेय है थेल्स प्रमेय। देखो थेल्स प्रमेय क्या है और इसको कैसे सिद्ध करते हैं ये आपको आज बताएंगे। थेल्स प्रमेय, इसको हम आधारभूत समानुपाती प्रमेय भी कहते हैं। आधारभूत समानुपाती प्रमेय किसकी? रेखा गणित की। तो इसको हम रेखा गणित की आधारभूत बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है ये रेखा गणित के लिए। बहुत सारे प्रश्न इसी प्रमेय पर आधारित होते हैं रेखा गणित के। तो इसे रेखा गणित की आधारभूत समानुपाती प्रमेय भी बोलते हैं। समान अनुपात में विभाजित करती है ये, इसलिए आधारभूत समानुपाती प्रमेय भी कहा जाता है। तो पहले मैं ये थेल्स प्रमेय लिख देता हूँ कि क्या है थेल्स प्रमेय और क्या इसमें क्या सिद्ध करना है, हमें क्या पूछा गया है, क्या दिया हुआ होता है। तो देखो थेल्स प्रमेय है। पहले मैं आपको बोल के बता दूं, अगर किसी त्रिभुज के अंदर, आप जानते हैं त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, हम किसी त्रिभुज की कोई सी भी एक भुजा के समांतर रेखा खींच दें, बाकी की जो 2 भुजाएं हैं उनको अलग अलग बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करवाने के लिए, तो उन बाकी की 2 भुजाओं के 2 टुकड़े हो जाएंगे। जैसे समांतर रेखा खींचेंगे हम, उन दोनों भुजाओं के जो टुकड़े होंगे वो संगत टुकड़े आपस में समान अनुपात में होते हैं। अगर रेखा समांतर खींचेंगे तो बाकी 2 भुजाओं के जो टुकड़े होंगे, खंड होंगे, वो संगत खंड आपस में समान अनुपात में ही होते हैं। ये है थेल्स प्रमेय। तो मैं इसको एक बार लिख देता हूं। यदि किसी त्रिभुज से संबंधित है ये प्रमेय। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, त्रिभुज की कोई सी भी तीनों भुजाओं में से एक भुजा के समांतर, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींच दी जाए या खींची जाए, जो क्या करे, जो त्रिभुज की शेष जो 2 भुजाएं हैं, जो त्रिभुज की शेष 2 भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करें। जो त्रिभुज की 2 भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर क्या करे, काटे, प्रतिच्छेद करे, विभाजित करे। त्रिभुज की शेष 2 भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो उन दोनों भुजाओं के जो संगत खंड है वो परस्पर समान अनुपात में होते हैं। करे तो दोनों भुजाओं के, एक भुजा की तो समांतर रेखा खींच दी, बाकी बच गई 2 भुजा, उन दोनों भुजाओं के 2 टुकड़े हो जाएंगे, समांतर रेखा काटेगी तब, तो वो संगत जो खंड होंगे दोनों भुजाओं के वो परस्पर समान अनुपात में होते हैं। यही है थेल्स प्रमेय। दोनों भुजाओं के संगत खंड परस्पर समानुपाती होते हैं। संगत खंड परस्पर
समानुपाती, समानुपाती कारण ही इसको आधारभूत समानुपाती प्रमेय कहते हैं। और थेल्स प्रमेय इसलिए कि थेल्स नामक एक गणितज्ञ था, उसने प्रमेय दी थी, सिद्ध की थी, साबित की थी, इसलिए इसका नाम थेल्स प्रमेय पड़ गया। तो संगत खंड परस्पर समानुपाती होते हैं, ये है थेल्स प्रमेय। देखो आपको ये थेल्स प्रमेय किताब के अंदर थोड़ी अलग शब्दावली में मिल सकती है, मैंने मेरे अनुसार जिस प्रकार से समझा है उस प्रकार से मैं इसको लिख रहा हूं, लेकिन है यही प्रमेय। कुल मिला के अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा के अगर समान रेखा खींचेंगे तो बाकी की दो भुजाओं के संगत खंडों को वो समानुपात में बांटेगी, यही थेल्स प्रमेय। इसको आप चाहे कैसे भी लिखो, कैसे भी समझो, लेकिन बात होनी चाहिए ये कि त्रिभुज के अंदर तीन भुजाएं होती है, तीनों भुजाओं में से किसी एक भुजा के अगर हम समान रेखा खींचेंगे तो बाकी दो भुजाओं को वो अलग अलग बिंदुओं पर परिचित करेगी, दोनों भुजाओं के दो दो टुकड़े हो जाएंगे, वो दोनों जो टुकड़े हुए हैं वो संगत टुकड़े आपस में परस्पर समानुपाती होते हैं, समान अनुपात में ही बंटते हैं, ये ही थेल्स प्रमेय है। तो हमें ये बताना है कि क्या वास्तव में समानुपात में बढ़ते हैं, क्या उनका अनुपात समान होता है, ये हमें यहां पर सिद्ध करना है, यही है थेल्स प्रमेय। तो देखो इसको कैसे सिद्ध करेंगे हम, पहले यहां पर हल लिख लेते हैं। सबसे पहले तो दिया हुआ है लिखेंगे हम, सिद्ध करने वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनमें दिया हुआ है, उसके बाद सिद्ध करना है। अगर कोई रचना की आवश्यकता पड़े सहायता लेने के लिए, वैलिड रचना, तो वो रचना भी की जाती है और उसके बाद में आती है उपपत्ति और लास्ट में वो सिद्ध हो जाता है। तो सबसे पहले मैं ये लिख लेता हूं, दिया हुआ है या दिया है। क्या दिया है इस प्रश्न के अंदर या प्रमेय में, दिया है आपको एक त्रिभुज और त्रिभुज की एक भुजा के समांतर रेखा, ये आपको दी हुई है। तो ये लिख देता हूं मैं। अब आपको त्रिभुज का चित्र बनाना है, सिद्ध करना है, तो कुछ ना कुछ तो नाम होना ही चाहिए, त्रिभुज का नाम तो आपको देना है जिससे हम सिद्ध करें। तो आप एक्स वाई जेड एनीवे जो भी कुछ आपको नाम अच्छा लगे जो अपने हिसाब से, वो आप त्रिभुज के शीर्षों के नाम दे दो। तो मैं यहाँ पर आपको एक चित्र बना देता हूँ और उसी के अनुसार फिर यहाँ पर नाम ले लेता हूँ। मान लेते हैं ये त्रिभुज है जिसका नाम एनीवे कुछ भी ले लो, मान लेते हैं एन आर, और ये बी, ये एन आर बी एक त्रिभुज है। प्रश्न के अंदर भी त्रिभुज का नाम दे रखा है तो त्रिभुज बना लिया। अब आगे कह रहा है त्रिभुज की, किसी त्रिभुज की एक भुजा के, इन तीनों भुजाओं में से कोई सी भी एक भुजा के हमें क्या करनी है, समांतर रेखा खींचनी है। तो हम इस आर बी रेखा के समांतर रेखा खींच देते हैं। जैसे मान लेते हैं ये समांतर रेखा खींच दी और इसका नाम कुछ भी दे दो, जैसे पी और क्यू नाम दे दिया, मान लेते हैं पी क्यू रेखा है, जो भी आपको अच्छा नाम लगे वो आप नाम दे सकते हो। तो ये पी क्यू नाम यहां पर दे दिया। आगे कह रखा है ये खींची जाए तो त्रिभुज की शेष दो भुजाएं, ये जो एन आर और एन बी, आर बी की तो समांतर रेखा खींच दी, बाकी बचती है एन आर और एन बी, इन दोनों भुजाओं के दो दो टुकड़े हो जाते हैं, अर्थात दो अलग अलग बिंदुओं पे क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो इन दोनों भुजाओं के जो संगत खंड है, ये दोनों टुकड़े हैं वो परस्पर क्या होते हैं, समान अनुपात में होते हैं, हमें ये सिद्ध करना है। तो यहां पर हम लिखेंगे दिया हुआ में, माना एन आर बी एक त्रिभुज है जिसकी आर बी भुजा के समांतर पी क्यू रेखा खींची गई है। तो ये लिख लेते हैं, माना एन आर बी त्रिभुज, एन आर बी त्रिभुज की भुजा एन, ये आर और बी, आर बी रेखा खींचा है, कोई सी के भी खींच सकते हैं, आर बी के समांतर रेखा पी क्यू खींची गई है, ये आपको दिया गया है त्रिभुज के अंदर कि त्रिभुज एन आर बी है और आर बी रेखा के समांतर रेखा कौन सी खींची गई है, पी क्यू रेखा खींची गई है। अर्थात आप पी क्यू समांतर आर बी भी लिख सकते हो। अब हमें सिद्ध करना है, इसमें क्या साबित करना है, अब आपको प्रश्न में देखना है क्या सिद्ध करना है। प्रश्न में कहा गया है कि बाकी दो भुजाओं के जो दो दो टुकड़े होते हैं, दोनों भुजाओं के जो संगत खंड है, एन आर रेखा के दो खंड हो गए, एक तो एन पी और एक पी आर, इधर देखे एन बी रेखा के तो एन क्यू और बी क्यू, ये दो दो टुकड़े हो रहे हैं। इन दोनों संगत टुकड़ों का अनुपात आपस में बराबर होता है, अर्थात इसका जो आपस में अनुपात है वो ही इधर इस और इस खंड का अनुपात होगा, बराबर होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ऐसे उलट पुलट नहीं लेना है कि इधर से ये दो खंड ले लें उधर से वो दोनों खंड ले लें, ऐसे नहीं लेना है। संगत खंड मैंने यहां पर लिखा है,
संगत जो खंड है वो आपस में बराबर होते हैं, तो ये संगत खंडों का ध्यान रखना है। तो सिद्ध करना है, नॉर्मल सी बात है। एन पी अनुपात पी आर बराबर होगा एन क्यू अनुपात एन बी, एन क्यू अनुपात बी क्यू या फिर क्यू बी। तो ये बी क्यू लिख देता हूं मैं, ये होगा। आप अगर इधर से लेते हो आर पी अनुपात पी एन, तो उधर से बी क्यू अनुपात एन क्यू लेना है। ये संगतता का आपको ध्यान रखना है, तो हमें ये सिद्ध करना है। अब अगर इसमें आपको कोई आवश्यकता पड़े रचना करने की सहायता लेनी है कुछ और पॉइंट लगा के, तो आप रचना भी कर सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन में रचना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम सीधे उपपत्ति में चलते हैं। उपपत्ति में क्या करना है, आपको प्रूफ देना है, अर्थात ऐसा कुछ बताना है जिससे कि ये बात साबित हो जाए कि ये दोनों खंड आपस में बराबरी है, और वो वैलिड भी होना चाहिए, सत्य होना चाहिए। तो देखो हमें क्या करना है, जब हम इसको सिद्ध करेंगे तो हमें एन पी और पी आर इन दोनों का अनुपात एन क्यू और बी क्यू के अनुपात में लाना है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखकर ही आगे उपपत्ति के पॉइंट लिखने हैं। तो यहां पर एन पी अनुपात पी आर और एन क्यू अनुपात बी क्यू ये कैसे आए, इसके लिए आपको थोड़ा सोचना है। देखो अगर हम बात करें यहां पर P कोण की और R कोण की, ये दोनों कोण, तो RB के PQ समांतर दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, रेखा खींची गई है समांतर रेखा, तो इसका मतलब ये दोनों कोण आपस में संगत कोण हो गए। जब दो समांतर रेखाओं को कोई त्रिज्या काटती है तो संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब P कोण और R कोण आपस में बराबर है। इधर से बात करें कोण Q और ये कोण B, ये भी आपस में क्या है, बराबर, वो उधर से भी वही समांतर रेखा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम इस त्रिभुज की बात करें NPQ, ये जो छोटा त्रिभुज है NPQ और एक बड़ा त्रिभुज है NRB, इन दोनों त्रिभुजों में ये दो कोण बराबर हो गए, और वो कोण जो n है वो बेनिष्ठ है, एक ही है। इसका मतलब ये छोटा त्रिभुज और ये जो बड़ा त्रिभुज है वो समान कोणिक त्रिभुज हो गया, और समान कोणिक त्रिभुज होने के कारण ये कोण 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 ए समरूपता प्रमेय से दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। तो इसका मतलब हम जब इन दोनों त्रिभुजों को समरूप करेंगे तो फिर इनकी संगत भुजाएं परस्पर समानुपाती आएगी, अर्थात NP और NR और NQ और NB आपस में समान अनुपात में आएंगी। तो इनको हम चेंज करके NP और ये PR कन्वर्ट करके इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो ये आपको सोचना है। तो पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, हमें इस छोटे त्रिभुज को और इस पूरे त्रिभुज को समरूप करना है, तभी जाके आगे आपको ये दोनों टुकड़ों का अनुपात बराबर मिलेगा। तो हम इस के अंदर उपपत्ति के अंदर ये लिखते हैं। पहले देखो, चूंकि PQ समांतर RB प्रश्न में दिया है, बिल्कुल सत्य है कि ये दिया गया है, इसलिए कोण NPQ, कोण NPQ के बराबर हो गया कोण NRB। कोण का नाम अकेला P नहीं लिखना है, क्योंकि P तो इधर भी है नीचे भी है, इसलिए NPQ ये कोण और NRB का मतलब ये कोण आपस में क्या हो गए, बराबर। कोण NR और B, यहां पर आप लिख सकते हो कौन से कोण है, संगत कोण। संगत कोण होने के कारण ये आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। उधर से देखते हैं हम इसी प्रकार कोण, उधर से देखें तो NQP बराबर NBR, कोण NBR, ये भी वही संगत कोण है, क्योंकि ये रेखा इसके समांतर है। तो संगत कोण क्या होते हैं, बराबर। दो कोण बराबर हो जाते हैं अगर किसी त्रिभुजों के अंदर, तो वो त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं। तीसरा कोण भी बराबर ही आता है। और अगर देखो तो n कोण तो वैसे ही बेनिष्ठ है, जो मैं लिख देता हूं यहां पर। देखो कोण PNQ के बराबर हो गया कोण RNB, एक ये उभयनिष्ठ है, कोण RNB यहां पर लिखा जा सकता है उभयनिष्ठ। लेकिन अगर आप ये तीसरा कोण बराबर नहीं भी बताते हो तो भी ये समान कोणिक त्रिभुज हो गए, क्योंकि दो कोण अगर दो त्रिभुजों में बराबर आ जाते हैं तो तीसरा कोण भी बराबर होता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। अगर दो कोण बराबर है तो तीसरा क्या अलग थोड़े आएगा, इसलिए ये समान कोणिक त्रिभुज हो गया। तो हम यहां पर कह सकते हैं अतः ए जिसको हम एंगल अर्थात कोण कोण समरूपता प्रमेय भी कह सकते हैं। तो ए समरूपता प्रमेय से
एंगल एंगल या कोण कोण, समरूपता प्रमेय से दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। त्रिभुज एक तो एन पी क्यू और समरूप, ये समरूपता का चिन्ह है, आप समरूप हिंदी में भी लिख सकते हो, समरूप त्रिभुज। अब आपको ये ध्यान रखना है कि एन पी क्यू जो नाम लिया है मैंने, उसी के अनुसार वही भुजाएं जिस अनुपात में है उनमें एन आर बी का नाम आना चाहिए। आप आर एन बी भी लिख सकते हो, एन बी आर भी लिख सकते हो, या बी एन आर भी लिख सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं लिख सकते। ध्यान रखना है आपको। जैसे ये त्रिभुज लिए मैंने एन पी क्यू, एन, तो इस बड़े त्रिभुज के अंदर एन कोण के बराबर कौन सा कोण है? एन है, तो ये एन ध्यान रखना है। आगे पी कोण के बराबर कौन सा कोण है? यहां पर देखो आर, ये आना चाहिए, बी नहीं आना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये कोणों का भी क्रम का ध्यान रखना है और भुजाओं का भी अनुपात का ध्यान रखना है। तो यहां पर हम कोणों के हिसाब से समरूप बता रहे, तो भुजाएं अपने आप समरूपता में समानुपाती आ जाएगी, लेकिन पहले कोणों का ध्यान रखना है। तो एन कोण के बराबर बड़े त्रिभुज के अंदर वही एन कोण एक ही है। पी कोण के बराबर यहां पर है आर कोण, तो एन आर, और क्यू के बराबर, उस क्यू के बराबर क्या है? ऊपर लिख रखा है बी कोण, तो ये बी। ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए इस क्रम से, इस नाम से, इस नाम का आपको ध्यान रखना है। अब हम दो त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी से इनकी संगत भुजाएं ले लेते हैं। लिखते हैं दो त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी से, कसौटी का मतलब नियम से, इस गुण के कारण से संगत भुजाएं, यह संगत भुजाएं बराबर होती है, ये भी लिख सकते हो, या आप सीधे लिख सकते हो कि कसौटी से संगत भुजाएं यहां पर लेते हैं। इसकी लेते हैं एनपी, हमें जो चाहिए वही, जैसे आपको एनपी और पी आर का या इन दोनों भुजाओं का अनुपात लाना है, तो इस आर बी से और पी क्यू से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये सिद्ध नहीं करना है, हमें सिद्ध करने के लिए सिर्फ एनपी एन क्यू या ये पी आर बी क्यू इन भुजाओं से संबंधित मान रखना है। तो आपको पी क्यू और आर बी यहां पर समान जो अनुपात में उनको नहीं लेना है। तो हम यहां पर ले लेते हैं एक तो एनपी और अनुपात, जब इसका एनपी लेंगे तो यहां पर ध्यान रखना है इधर एन आर ही आएगा। अगर आप आर भी ले लेते हो या एन भी ले लेते हो तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको समरूपता से लेना है। जो संगत भुजाएं हैं, यहां पर संगत भुजाओं की बात कर रहा हूं मैं। संगत का मतलब इधर एनपी तो उसके संगत है एन आर, पी क्यू के संगत है आर बी, या एन क्यू के संगत है एन बी। तो ये ध्यान रखना है, एनपी अनुपात तो इधर आएगा एन आर बराबर होगा ये। इधर आपको देखो, अगर आप PQ लेते हो तो इधर RB आएगी, और PQ और RB से में कोई मतलब नहीं है सिद्ध करने के लिए, हमें लेना है NQ। इधर से हमने लेते हैं NQ, तो उधर से आएगा NB, ये NB आ गया। तो यहां तक आप पहुंच जाओगे तो ये बिल्कुल आसानी से आगे अब सिद्ध हो जाएगा। आपको इसको लेना है और आगे सिद्ध करना है। देखो आपको सिद्ध क्या करना है उसको देखो, और ये वर्तमान में क्या आ गया उसको देखो एक बार। हमें सिद्ध करने के लिए NP लाना है, इसमें भी NP है, तो इससे तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे हमें सिद्ध करने के लिए NQ लेकर आना है, NQ भी आ गया। अब देखो PR और BQ और लेकर आना है, जबकि हमारे पास यहां पर है NR और NB। ये थोड़ा विदाउट मान है, जब तक PR और BQ यहां पर नहीं आएगा तब तक ये सिद्ध नहीं होगा, ऐसा नहीं बनेगा। जबकि यहां पर हमारे पास NR और NB है, ये जब तक नहीं हटेगा तब तक वो सिद्ध नहीं होगा। तो आपका अब टारगेट है कि NR और NB को हटाना। इन दोनों मानों को हम कैसे हटाएं? अब देखो आप ऐसे तो जबरदस्ती हटा नहीं सकते, इनके बराबर आपको मान रखना पड़ेगा। अगर NR के बराबर कोई मान हो तो वो आप रख सकते हो, तो इक्वेशन सही रहेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। NB के बराबर क्या मान होता है ये आप रख सकते हो। तो अब आपको ये सोचना है कि हम NR को हटाएं तो NR की जगह एक ऐसा मान रखें जो इनसे संबंधित हो, NP या NQ से संबंधित हो, क्योंकि इनसे तो कोई डर नहीं है, तो हमें सिद्ध करना है, लाना है। तो NR, इधर देखिए NR क्या है, नॉर्मल सी बात है, NR है NP प्लस PR, इन दोनों टुकड़ों का योग है। तो हम आराम से NR को हटा सकते हैं और उसकी जगह NP प्लस PR रख सकते हैं। और NP और PR से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि NP PR इस सिद्ध करने वाले में पॉइंट है दोनों जो आ जाएंगे। इधर देखो NB को अगर हम हटाना चाहें तो NB के बराबर NQ और BQ रख सकते हैं, क्योंकि दोनों टुकड़ों का योग पूरी रेखा के बराबर है। तो आप ये रख दो, ये बिल्कुल सिद्ध हो जाएगा। तो यहां पर हम NR और NB का मान चेंज कर देते हैं। बस यही पॉइंट है सिद्ध करने वाला, जिसको आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर लिखता हूं मैं पहले, चूंकि NR समझ में आना चाहिए कि मैं NR को ही क्यों उठा रहा हूं और इधर NB को ही क्यों उठाऊंगा, इनको क्यों नहीं चेंज कर रहा, ये आपको ध्यान देना है। क्योंकि हमें सिद्ध करने के लिए NP और NQ को रखना है, जबकि PR और
BQ लाना है, जबकि ये विदाउट है, ये नहीं रखना है, तो इनको चेंज करना ही पड़ेगा। NR बराबर है, इधर देखो चित्र के अंदर NR क्या है, ये पूरी रेखा क्या है, इन दोनों टुकड़ों का योगफल NP प्लस PR। तो यहां पर लिख सकते हो आप NP प्लस PR, ये है। तथा इधर देखो आप, उधर देखो NB क्या है, NB बराबर है NQ प्लस BQ, ये NQ प्लस BQ या QB ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये है। इस कारण से हम NR और NB को हटा सकते हैं, मान चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहां पर चेंज कर देता हूं, देखो यहां पर NP ऐसे कैसे, बटे में है NR का मतलब NP प्लस PR, तो यहां पर लिख देते हैं हम NP प्लस PR, और आगे है बराबर, अर्थात समानुपात में है, अनुपात बराबर होता है, बराबर NQ, ये NQ, और बटे में है NB का मतलब है NQ प्लस BQ। एक बार नीचे यहां पर और लिख देता हूं मैं, देखो यहां पर NP बटे हुए NR का मतलब दोनों टुकड़े NP प्लस PR, ये PR बराबर इधर है NQ, और बटे हुए NB को उठाना है, NB है NQ प्लस BQ, तो ये NQ प्लस BQ ये रख दिया। अब देखो आपको ऐसा रूप बनाना है इस प्रकार से, तो करना क्या है, आपको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को आपस में गुणा करना है। तो गुणा करेंगे, वज्र गुणा जिसे बोलते हैं, NP NQ से भी गुणा होगा और NP BQ से भी गुणा होगा, तो NP गुणा NQ, NP इंटू ये NQ, इससे तो हो गया, NP इससे भी होगा, दोनों से होगा, वज्र गुणा करेंगे तब, तो NP गुणा BQ प्लस लगाकर NP गुणा BQ, ये BQ, इधर NP तो इन दोनों से हो गया। अब इसको दोनों से करते हैं बराबर लगा के, NQ NP से गुणा होगा, तो NP गुणा NQ, NP गुणा NQ, ये, और इधर PR भी NQ से गुणा होगा, तो प्लस PR गुणा NQ, ये NQ। इस प्रकार से आपको सावधानी से गुणा करना है। अब देखो इधर NP NQ इस पक्ष में भी और NP NQ इधर इस पक्ष में भी है, दोनों पक्षों में है। अगर किसी एक को इधर ले जाएंगे या इसको उधर ले जाएंगे तो दूसरे में घट जाएगा, दोनों पक्ष समान है, तो ये तो क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, और आपके पास बचेगा NP गुणा BQ और बराबर PR गुणा NQ। तो इन दोनों को हम हटा देते हैं, छोड़ देते हैं, या आप चाहो तो पक्षांतर करके घटा दो, या सीधे आप छोड़ सकते हो, क्योंकि दोनों पक्षों में समान राशि है, हटा देंगे। अब आपके पास क्या बचता है वो देखना है। एक तो NP गुणा BQ बचा, NP गुणा ये BQ, और दूसरे पक्ष में आपके पास बचा PR गुणा NQ, ये PR गुणा NQ। अब आपको क्या करना है, NP के बटे में अनुपात में PR लेकर आना है, तो आप NP के बटे में PR ले आओ, उधर गुणा से आएगा तो भाग हो जाएगा, और दूसरी बात NQ के नीचे BQ ले जाना है, तो इधर NQ है, ये BQ आप उस पक्ष में ले जाओ, तो ये इसके बटे में आ जाएगा, अर्थात अनुपात में आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इधर उधर कर दो, भाग से गुणा, गुणा से भाग, तो गुणा से ले जा रहे हैं, भाग होगा। ये NP ऐसे कैसे रख लेते हैं हम, क्योंकि NP है, इधर से PR को गुणा से हटाकर हम इधर लाएंगे तो क्या होगा, भाग लगेगा, ये बटे में आ जाएगा PR, बराबर इधर क्या रह जाएगा NQ, ये NQ, और इधर से ये BQ हम इधर लाएंगे गुणा से, तो क्या होगा, बटे में आ जाएगा, भाग लग जाएगा, तो ये BQ हो जाएगा। तो यहां पर हो गया NP अनुपात PR बराबर NQ अनुपात BQ, जैसा आपको सिद्ध करना था वो यहां पर बन चुका। तो ये दोनों टुकड़े, इधर वाले दोनों टुकड़ों के संगत टुकड़ों के क्या हो गए, परस्पर समानुपात में हो गए। तो ये थेल्स प्रमेय का यहां पर सिद्ध करने का प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। थेल्स प्रमेय को हम रेखा गणित की आधारभूत समानुपाती प्रमेय भी कहते हैं। ये रेखा गणित के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय, रेखा गणित के लगभग हर प्रश्न थेल्स प्रमेय के ऊपर आधारित है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि थेल्स प्रमेय को किस प्रकार से सिद्ध करते हैं। मैं एक बार और बता देता हूं आपको थेल्स प्रमेय क्या है और इसको कैसे सिद्ध करेंगे। थेल्स प्रमेय है, अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा के हम समांतर रेखा खींच दें,
अन्य बाकी के दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करवाने के लिए। तो शेष दोनों भुजाओं के दो दो टुकड़े हो जाएंगे। ये दोनों संगत टुकड़े आपस में समान अनुपात में होते हैं। यही थेल्स प्रमेय। आप इसको कैसे भी लिख सकते हो, लेकिन समझना ऐसे है कि ये दोनों टुकड़े आपस में इनके अनुपात के बराबर हो गए। या फिर नीचे से देखें तो इधर से ये दोनों टुकड़ों का अनुपात, उधर से उन दोनों टुकड़ों के अनुपात के बराबर होगा। यही थेल्स प्रमेय है। तो समझ में आ जानी चाहिए कि अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा के हम समांतर रेखा खींच दें, चाहे इसे आप इधर से समांतर खींच दो, चाहे इस रेखा के समांतर खींच दो, अगर इधर से समांतर खींचोगे तो इधर इन दोनों भुजाओं के संगत टुकड़े होंगे, वो परस्पर समानुपात में होंगे। तो कोई सी भी एक भुजा के आप समांतर रेखा खींच दो, बाकी की दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करवाने के लिए, तो शेष दो भुजाओं के जो दोनों संगत टुकड़े हैं वो परस्पर समान अनुपात में ही पाए जाएंगे होंगे, जिसको इस प्रकार से सिद्ध किया। तो मैं एक बार आपको और बता देता हूं। आपको यहां पर क्वेश्चन के अंदर या प्रमेय के अंदर कोई नाम नहीं मिला हुआ है कि त्रिभुज एबीसी है, XYZ है या PQR है या कौन सा है। तो आप अपनी इच्छा से जो भी आपको नाम पसंद हो वो नाम दे सकते हो इंग्लिश के वर्ड के अनुसार। जैसे मैंने NRB दिया, मान लेते हैं ये NRB एक त्रिभुज है। इसके अंदर क्या है, एक भुजा के समांतर रेखा खींचनी है, ये दी हुई है, तो हम RB रेखा के ये PQ समांतर रेखा खींच देते हैं, अर्थात ये दोनों रेखा समांतर दी हुई है प्रश्न के अंदर। तो इतना आपको मिलेगा, एक त्रिभुज और एक भुजा की समांतर रेखा। हमें क्या सिद्ध करना है इसके अंदर कि ये समांतर रेखा बाकी की इन दोनों टुकड़ों को समान अनुपात में बांटती है। ये हमें सिद्ध करना है। जो ये रहा समान अनुपात का मतलब ऐसे बटे हुए में, क्योंकि भाग का मतलब अनुपात होता है। तो यहां पर NP अनुपात PR बराबर NQ अनुपात BQ, ये हमें सिद्ध करना है, साबित करना है। अब देखो ये भुजा NP भुजा और NQ भुजा कब आए, जब ये त्रिभुज छोटे वाला और बड़े वाला त्रिभुज समरूप हो जाए। तो समरूपता की कसौटी से संगत भुजाएं समानुपाती होती है, उस अनुपात से आ जाएंगे। तो हमें क्या देखना है, दूसरी बात, ये जो समांतर रेखा है, इस समांतर रेखा का भी तो उपयोग करना है। तो समांतर रेखा का सिर्फ यही उपयोग है कि दोनों संगत कोण बराबर हो जाएंगे। तो इस समांतर रेखा का उपयोग करने के लिए हमें पहले इन कोणों को बराबर करके दिखाना है कि ये संगत कोण है, और जब ये संगत कोण बराबर हो जाएंगे तो ये छोटे वाले त्रिभुज के तीनों कोण इस बड़े वाले त्रिभुज के क्या हो जाएंगे, परस्पर बराबर हो जाएंगे। और जब एक त्रिभुज के तीन कोण किसी अन्य त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हो, या फिर एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के किसी दो कोणों के अगर बराबर हो, तो वो त्रिभुज होते हैं समान कोणिक त्रिभुज। और ए समरूपता प्रमेय से दोनों त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं। तो यहां पर हमें इस छोटे त्रिभुज का NPQ का और NRB का जो दो दो कोण है या तीनों कोण है वो परस्पर बराबर मिल गए, और बराबर मिलने के कारण हम इन दोनों त्रिभुजों को ए समरूपता प्रमेय से क्या कर देंगे, समरूप कर देंगे। ये समरूप करते समय आपको संगतता का ध्यान रखना है। जो संगत कोण है वही क्रम से आनी चाहिए, जैसे n के बराबर n ही है, p के बराबर r है तो r ही लिखना है, अगर b लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, आगे सिद्ध नहीं होगा। और q के बराबर b है। ऐसे समरूप होने के बाद में हम इनकी संगत भुजाएं लेंगे, क्योंकि दो समरूप त्रिभुजों के अंदर दो समरूप त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी से संगत भुजाएं क्या होती है, परस्पर बराबर होती है। तो हम संगत भुजाएं ले लेते हैं। इसकी लेते हैं NP, तो NP के अनुपात में इसकी NR आएगी। इसकी लेते हैं NQ, NP नहीं, ये मैंने PQ नहीं लिया, क्योंकि PQ और RB से हमें यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये हमें लाना ही नहीं है सिद्ध करने के लिए, इसलिए ये आपको न लेकर NQ, तो इधर आ जाएगा NB। ये लेकर आपको देखना है कि इसमें क्या एक्स्ट्रा है, क्या हटाना है, क्या लाना है। तो यहाँ पर देखिए तो NP और NQ से कोई दिक्कत नहीं है, ये हमें सिद्ध करने के लिए लाना है। लेकिन नीचे बटे हुए के अंदर ये दो विदाउट राशियां हैं, NR और NB नहीं लेकर आना है, इसको हमें हटाना है, और PR और BQ लेकर आना है। तो NR आप यहाँ पर देखो क्या है, NR है NP और PR का योगफल, तो आप NP को हटा दो, ये NR को हटा दो और NP प्लस PR रख दो, जो मैंने यहाँ पर रख दिया, ये यहाँ पर रख दिया। इधर से हमें NB को उठाना है, नीचे NB है, NB का मतलब है NQ प्लस BQ, तो ये दो टुकड़ों के रूप में मैं जोड़ के लिख देता हूँ, NQ प्लस BQ। और अब यहाँ पर वज्र गुणा करेंगे तो NP NQ से और NP BQ से गुणा हो जाएगी, ये दो जगह गुणा हो जाएगी, प्लस है इसलिए प्लस, यहाँ पर माइनस होता तो माइनस लगाते। NQ भी NP प्लस PR से गुणा होगी तो NQ प्लस NP और साथ में NQ प्लस PR ये गुणा हुआ। यहाँ पर देखें तो NP इंटू NQ और NP इंटू NQ दोनों पक्षों में समान है, इसलिए हट जाएगा, बचेगा NP गुणा BQ और उस पक्ष में बचेगा PR गुणा NQ। इनमें से हमें इस प्रकार का अनुपात दिखाना है, तो NP के नीचे हम जो PR गुणा है उसको इधर गुणा से लाएंगे, भाग हो जाएगा, और BQ को इधर ले जाएंगे तो NQ के नीचे आकर
ये भाग लग जाएगा। तो इस प्रकार से ये सिद्ध हो गया। इति सिद्धम आपको अंत में लिख देना है। तो ये प्रश्न पूरा हो जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है। अब देखो इसी की विलोम प्रमेय है, थेल्स प्रमेय का विलोम, कि अगर किसी त्रिभुज के अंदर एक ऐसी रेखा खींच दी जाए जो त्रिभुज की दो भुजाओं के संगत खंडों को समानुपात में बांटे, तो सिद्ध कीजिए कि वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। यह है थेल्स प्रमेय का विलोम, जो दोनों प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब आपको आगे इस रेखा की ये समांतर रेखा करके दिखाएंगे हम। आपको मिलेगा इन दोनों टुकड़ों का अनुपात इनके बराबर, और हमें इसका विलोम सिद्ध करना है कि ये रेखा इसके समांतर है। तो कुल मिला के दोनों प्रमेय है, थेल्स प्रमेय है। अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर रेखा खींच दी जाए तो ये बाकी की दो भुजाओं के संगत खंडों को समानुपात में बांटती है, और समानुपात में बांटती है तो वो तीसरी के समांतर होती है, तो बाकी दो भुजाओं को समानुपात में बांटती है, तो इसका मतलब वो तीसरी के समांतर होती है। दोनों प्रमेय इस प्रकार से एक दूसरे की प्रमेय है। तो अब हम थेल्स प्रमेय के विलोम को यहाँ पर आपको सिद्ध करके बताते हैं। तो इस थेल्स प्रमेय को मैं मिटान देता हूँ, आप अच्छी तरह से इसको उतार लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना और घर पे अच्छी तरह से निकाल कर हल सिद्ध करके देखना। ये नाम चेंज कर देना और फिर उसके बाद में आप अपने हिसाब से इसको समझ के देखना, जिससे आपको खुद पर विश्वास हो जाएगा कि आपको आता है नहीं आता है। तो नाम अलग लेना, जिससे आपको पता चल सके कि आप में भी क्षमता है या नहीं है। और अगर हो सके तो इस भुजा के समांतर न लेके आप इधर से लेकर देख लेना, तो और भी अच्छा रहेगा, पूरा कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो पहले आप इस प्रकार से एक बार हल करके देख लेना और फिर अपने हिसाब से ले लेना, क्योंकि एग्जाम में नाम चेंज करके भी आ सकता है। एग्जाम में ये भी कह सकता है कि ये एबीसी त्रिभुज है और एनआर की ही रेखा समांतर खींची गई है, तो फिर इस प्रकार से आपको सिद्ध करना पड़ेगा। बाकी ये बिल्कुल सेम है। तो क्वेश्चन आपके समझ में आना चाहिए। अगर यहाँ पर कहीं पर किसी पॉइंट पे कोई मिस्टेक हुई हो तो वो कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, आप अपने इस स्तर पर सुधारना। लेकिन ये प्रमेय है क्या और इसको सिद्ध कैसे करना है, ये बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्सेप्ट आपका तैयार होना चाहिए, तो ही आप किसी अन्य प्रश्न को कर पाओगे। तो अगर गलती हो तो आप उसको ध्यान से चेक किया करो, देखा करो। जैसे पिछले वीडियो में भी मैंने बहुत सारी कई जगह भाग में गलती, गुणा में गलती, ऐसी गलतियां की है, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको आप सुधारो और उसका कॉन्सेप्ट तैयार करो कि उसमें मैंने समझाया क्या है, वो इंपॉर्टेंट है। जल्दबाजी के अंदर लिखने में मिस्टेक हो सकती है। तो अब हम थेल्स प्रमेय के विलोम को यहां पर सिद्ध करते हैं। मैं इसको मिटा देता हूं एक बार, देखिए। थेल्स प्रमेय का विलोम है, अगर हम त्रिभुज की एक भुजा के से या दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर परिचित करवाने के लिए कोई रेखा खींच दें, तो ये रेखा अगर वो समानुपात में बांटे तो ये रेखा उस तीसरी भुजा की क्या होगी, समांतर होगी। अभी हमें समांतर रेखा दी थी, समानुपात में लाना था खंडों को। अब समान अनुपात में खंड आपको मिलेंगे और आपको समांतर रेखा सिद्ध करना है कि ये समांतर खींचते हैं, तो ही ऐसा होता है। तो ध्यान दो, ध्यान से समझना। मैं थेल्स प्रमेय का विलोम हाथों हाथ इसलिए बता रहा हूं कि आप दोनों प्रमेय को अच्छी तरह से समझ सको, जिससे ये प्रमेय आसानी से आपके दिमाग में बैठ जाए। अगर एक को बताएं एक को न बताएं तो फिर आप विलोम के अंदर आप दिक्कत में आ सकते हो। तो विलोम को भी यहाँ पर मैं सिद्ध कर देता हूँ हाथों हाथ, जिससे आपके ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इससे संबंधित आप कितने भी आप प्रश्न हल कर सकते हो, और जो मैंने बताया उस नियम के अनुसार कहीं पर भी ये काम में लेकर किसी भी प्रश्न को हल कर सकते हो बिना किसी शंका के, क्योंकि ये सत्य है कि अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर रेखा खींचेंगे तो बाकी दो भुजाओं के खंडों का अनुपात बराबरी आएगा। इससे संबंधित मान निकालने वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आपको इस प्रकार से ही समान अनुपात लेकर आपको मान निकाल लेना है, क्योंकि तीन खंडों के माप मिलेंगे, चौथे खंड का माप आपसे पूछेगा, तो आप ऐसे समरूपता में दिखा देना समान अनुपात में, और फिर चौथे खंड का माप निकाल लेना। तो मैं एक बार थेल्स प्रमेय का विलोम और लिख देता हूँ। वैसे बहुत ईजी आप समझ गए होंगे कि अगर किसी त्रिभुज के अंदर एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं के खंडों को समानुपात में बांट रही है, तो सीधी सी वो बांटने वाली रेखा क्या है, तीसरी के समांतर है। हमें समांतर सिद्ध करना है, लेकिन फिर भी मैं यहां पर लिख देता हूं थेल्स प्रमेय का विलोम या आधारभूत समानुपाती प्रमेय का विलोम है यदि किसी त्रिभुज यदि किसी त्रिभुज में कोई रेखा, देखो होबू रखना नहीं इस प्रमेय को,
जिस प्रकार से आपने समझा है उस प्रकार से आप आराम से लिख सकते हो। किताब के अंदर शब्दावली अलग हो सकती है, लेकिन क्या है उसमें समझने वाली बात जो मैं आपको बता रहा हूं वही है, इसलिए आप देखकर उसमें भ्रमित मत हो जाना। दूसरी बात, किताब में सिद्ध अलग तरीके से कर रखा है, तो हो सकता है वहां पर आपको दिक्कत हो, तो उस तरह से न करके ऐसे मैंने बताया वैसे ही करना है, क्योंकि किताब में थोड़ा डिफिकल्ट लंबा बड़ा तरीका है जो थोड़ा दिक्कत वाला हो सकता है। क्षेत्रफल निकाल के ऐसे कुछ बता रखा है, तो आप वहां पर उसको वैसे नहीं समझ गए, जैसे मैंने समझाया उस प्रकार से समझना, कोई दिक्कत नहीं, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि बहुत सी बार बोर्ड में आ गया और पूरे में से पूरे नंबर ही मिले हैं छात्रों को। और किताब के अलावा अगर आप मन से करोगे तो और भी अच्छा लगेगा चेक करने वाले को। तो यहां पर देखिए थेल्स प्रमेय का विलोम है, यदि किसी त्रिभुज में कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं के संगत खंडों को समान अनुपात में बांटती है। त्रिभुज की दो भुजाओं के संगत खंडों को, त्रिभुज की दो भुजाओं के संगत खंडों को समान अनुपात में बांटती है तो ये बांटने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो यह है बांटने वाली रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है, तीसरी भुजा के समांतर होती है। सिद्ध कीजिए, या ये हम यहां पर साबित करेंगे कि कैसे समांतर होती है। ये देखो रेखा गणित के बहुत सारे प्रश्न ऐसे आते हैं बोर्ड के अंदर, जिनको सिद्ध करने के लिए या माप निकालने के लिए या हल करने के लिए हम थेल्स प्रमेय का उपयोग करते हैं या थेल्स प्रमेय के विलोम का उपयोग करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि थेल्स प्रमेय आए या थेल्स प्रमेय का विलोम आए तो ये आपके ये काम किए, ऐसा नहीं है। बाकी के रेखा गणित के और जो प्रश्न है चतुर्भुज में, त्रिभुज में, वर्त के अंदर भी काम में आ जाते हैं, तो वहां पर भी इनके विलोम और थेल्स प्रमेय का उपयोग किया जाता है। तो इसलिए आपको बात समझना जरूरी है, जो आगे आप काम में भी ले सकते हो। ऐसा नहीं कि हमें इनको सिद्ध करना है या सिद्ध करने वाला प्रश्न आए तो ये काम में आएंगे, अर्थात अन्य बाकी के प्रश्नों को हल करने के लिए, मान निकालने के लिए भी ये जो जानकारी मैंने बताई है वो आप काम में ले सकते हो। इसलिए आपको समझना बहुत ही जरूरी है, हूबहू कोई जरूरी नहीं है ये प्रश्न आए। तो अब देखिए हम सिद्ध करते हैं इसको। सबसे पहले दिया हुआ है लिखेंगे, दिया है या दिया गया है या दिया हुआ है। देखो वही हम डायग्राम बनाएंगे, चित्र बनाएंगे। प्रश्न में कह रखा है कि यदि किसी त्रिभुज में, इसका मतलब त्रिभुज तो है, त्रिभुज का डायग्राम तो बनाना है, त्रिभुज का चित्र बनाना है, तो ये ले लेते हैं हम, ये ट्रायंगल ले लेते हैं, ये त्रिभुज हम बना लेते हैं, ये बना लिया। अब त्रिभुज, इस त्रिभुज में कोई रेखा है जो त्रिभुज की दो भुजाओं के संगत खंडों को समानुपात में बांट रही है। इसका मतलब इन दोनों भुजाओं के दो दो टुकड़े कर रही है, कोई सी भी दो भुजाओं के दो दो टुकड़े कर रही है। तो हम क्या कर लेते हैं, ये रेखा ले लेते हैं, मान लेते हैं ये रेखा यहां पर ये दोनों टुकड़े और ये दोनों टुकड़े परस्पर समानुपात में बांट रही है। और नाम आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे मैं यहां पर ले लेता हूं ए, बी और सी, कुछ भी नाम आप यहां पर दे सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ये नाम नहीं दिया हुआ है कि आप एक्स वाई जेड या कोई और त्रिभुज लो। और ये मान लेते हैं, मैं मान लेता हूं मैं एक्स और वाई, त्रिभुज एबीसी के अंदर जो एक्स वाई रेखा है वो क्या कर रही है, ए एक्स अनुपात बी एक्स बराबर ए वाई अनुपात सी वाई कर रही है, बांट रही है। तो हमें सिद्ध करना है कि बी सी समांतर एक्स वाई है, तो वो जस्ट उसका विलोम हो गया। अभी पहले हमने थेल्स प्रमेय में इन दोनों खंडों का समान अनुपात सिद्ध किया था, अब हमें इन दोनों खंडों का समान अनुपात मिलेगा और इस रेखा को इसके समांतर करना है, जबकि पहले वाले में रेखा समांतर दी थी, संगत खंडों को समानुपात में सिद्ध किया था, यहां पर संगत खंडों का समानुपात दिया हुआ है, हमें रेखा समांतर करनी है, तो जस्ट उसका विलोम हो गया। तो ये आपका डायग्राम बन गया, चित्र बन गया। चित्र बनाने के भी अलग से आपको नंबर मिलते हैं, जैसे 6 नंबर का है तो 1 नंबर डायग्राम बनाने का हो जाता है, नामांकित चित्र बनाने का। तो चित्र आप आराम से बना सकते हो प्रश्न को पढ़कर। दिया हुआ है क्या, ये आप प्रश्न में से पढ़ के लिख सकते हो।
देखो क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है माना, माना है आपने इसलिए आप माना लिख सकते हो या सीधा नाम भी लिख सकते हो त्रिभुज का। माना त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया हुआ है, ए एक्स अनुपात बी एक्स बराबर उधर से ए वाई अनुपात सी वाई है, ये आपको दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है, बी सी समांतर एक्स वाई या एक्स वाई समांतर बी सी। तो यहां पर लिख देते हैं हम सिद्ध करना है, अर्थात साबित करना है, हमें दिखाना है, ये दर्शाना है, सिद्ध करना है क्या, बी सी समांतर एक्स वाई, ये हमें सिद्ध करना है कि ये रेखा इसके समांतर है। अब चलते हैं हम उपपत्ति के पॉइंट में। उपपत्ति में हम साबित करेंगे, दिखाएंगे, प्रूफ देंगे, कोई सत्यता वाली बात लेकर, गलत प्रूफ नहीं देना है, सत्य जो ट्रुथ है पहले से शास्त्र सत्य वही पॉइंट आपको लेना है। तो उपपत्ति में देखिए, उपपत्ति में जो दिया हुआ है इसको लेकर चलते हैं। देखो यहां पर ए एक्स अनुपात बी एक्स है और ए वाई अनुपात सी वाई है, आपस में बराबर है। अगर हम इसके अंदर सोचने वाली बात है, ए एक्स अनुपात ए बी कर दे बड़े त्रिभुज की और इसके बराबर ए वाई अनुपात ए सी कर दें, तो दो त्रिभुजों के अंदर दो भुजाओं का परस्पर समान अनुपात हो जाएगा, बराबर हो जाएगा दो भुजाओं का अनुपात। और जो उनके बीच वाला कोण है ए, ये कोण उभयनिष्ठ है, इस छोटे त्रिभुज का भी और बड़े त्रिभुज का भी। तो ये ए एस से दोनों त्रिभुज परस्पर समरूप हो जाएंगे और समरूप हो जाएंगे तो इनके संगत कोण भी बराबर हो जाएंगे और संगत कोण बराबर होने से ये दोनों रेखा समांतर आ जाएगी। तो बस इतना सा इसका पॉइंट है। तो एक बार मैं लिखता हूं, देखो चूंकि ए एक्स अनुपात बी एक्स बराबर ए अनुपात ए वाई अनुपात सी वाई दिया है, ये आप लिख सकते हो, दिया है उसी को हमने लिया है, गलत नहीं है ये दिया है। हमें क्या करना है, इस छोटे और बड़े त्रिभुज को समरूप करने के लिए इस छोटे और बड़े त्रिभुज की भुजा का अनुपात बराबर करना है। अब इस छोटे त्रिभुज की भुजा तो है ए एक्स, लेकिन इस बड़े त्रिभुज एबीसी की भुजा नहीं है, उसमें तो सिर्फ बी एक्स ही है। तो आप इस बी एक्स को चेंज कर दो, इस बी एक्स को और सी वाई को आप बदल दो, इनके बराबर मान रख दो, तो आपका ये प्रश्न सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि ये त्रिभुज फिर समरूप बन जाएंगे और समरूप बनने से इनके संगत कोण बराबर होंगे और संगत कोण बराबर होने से ये रेखा इसके समांतर होगी। तो हम यहाँ पर बी एक्स और सी वाई को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। देखो यहां पर मैं लिख देता हूं चूंकि लगाकर, चूंकि बी एक्स बराबर है ए बी माइनस ए एक्स, ध्यान दो इधर ए एक्स पूरी, ये जो बी एक्स टुकड़ा है ये कितना का है, इस पूरी में से वो ए एक्स कम कर दे उतना है, ए बी में से अगर ए एक्स कम कर दे तो ये टुकड़ा ही बचेगा। तो हम बी एक्स की जगह क्या करते हैं, पूरा ए बी माइनस ए एक्स कर देते हैं, तो नीचे वाला टुकड़ा है तो वो बराबर है। और दूसरा उधर से देखो सी वाई बराबर क्या है, ए सी माइनस ए वाई, ए सी माइनस ए वाई है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको काम में लेनी है और इन दोनों को बी एक्स और सी वाई को बदल देना है, हटा देना है। तो अब इनका मैं मान रखता हूं। देखो ए एक्स अनुपात बी एक्स का मतलब है ए बी माइनस ए एक्स, ए बी माइनस ए एक्स, आगे देखो बराबर ए वाई अनुपात सी वाई का मतलब क्या है, पूरी ए सी माइनस ए वाई, तो ये ए सी माइनस ए वाई मैं यहां पर लिख देता हूं, ये बराबर है इसलिए, तो गलत नहीं है, ये सही है क्योंकि मान बराबर बैठा है। अब हम इनको वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वज्र गुणा कर लेते हैं। देखो ए एक्स ए सी से भी गुणा होगा और माइनस वाले ए वाई से भी गुणा होगा, तो ए एक्स गुणा ए सी, ए एक्स गुणा ए सी, ए एक्स यहां पर डॉट लगा देता हूं मैं, गुणा गुणा एक्स भी गुणा की तरह दिखता है इसलिए डॉट लगा दिया, क्योंकि डॉट का मतलब भी गुणा होता है। तो ए एक्स गुणा ए सी, तो यहां पर ध्यान रखना ये डॉट का मतलब गुणा है, माइनस का माइनस से गुणा होगा, प्लस वाला तो माइनस होगा,
ए एक्स गुणा ए वाई, तो ए एक्स गुणा ए वाई ये हो गया। आगे बराबर, ये बराबर ए वाई को भी इधर से गुणा करना है, तो ए बी और ए वाई आपस में गुणा होगा, ए बी गुणा ए वाई, ए बी गुणा ए वाई और ए एक्स गुणा भी ए वाई, ये भी होगा दोनों, लेकिन माइनस का है तो माइनस लग जाएगा यहां पर, माइनस ए एक्स गुणा ए एक्स डॉट ए वाई। अब इधर देखिए माइनस का ए एक्स इंटू ए वाई, इधर भी माइनस का ए एक्स इंटू ए वाई, तो ये तो एक प्रकार से क्या है, समान है। अगर इधर ये आएगा या उधर ये जाएगा तो ले जाएगा उसको प्लस का बनकर, वो माइनस का बनकर हट जाएंगे, या ये इधर आएगा तो ये प्लस का बन जाएगा, पहले से माइनस का ही बराबर है, प्लस माइनस तो दोनों हट जाएंगे। तो कुल मिला के आप पक्षांतर कर लो या सीधे ही ये माइनस का ए एक्स ए वाई माइनस का ए एक्स वाई से काट दो। अब आपके पास क्या बचता है वो देखिए, बचा है इधर ए एक्स डॉट ए सी बराबर, उधर बचा है ए बी इंटू, या इंटू लगा देता हूं मैं, ये इंटू डॉट ए वाई, तो ए एक्स ए सी बराबर ए बी ए वाई। अब आपको क्या करना है, अभी आपका पहले लक्ष्य था कि ए एक्स अनुपात ए बी हो और ए वाई अनुपात ए सी हो, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो सकते हैं, छोटा और बड़ा, क्योंकि एक कोण बीच वाला तो बेनिष्ठ है ही ना, तो इसलिए एस ए एस प्रमेय से, एस ए एस समरूपता प्रमेय से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो आप ऐसे अनुपात में ले आओ, अर्थात ए एक्स के नीचे ए बी ले आओ, ए एक्स के नीचे इधर से ए बी ले आओ, ए एक्स अनुपात ये ए बी गुणा हो रहा है, इधर आएगा तो इसमें क्या होगा, भाग लग जाएगा, तो ये नीचे ए बी हो जाएगा बराबर, इधर बचेगा ए वाई, ये ए वाई बटे हुए ये ए सी इधर जाएगा, तो इसमें क्या होगा, भाग लग जाएगा, क्योंकि गुणा से भाग होता है, तो ये ए सी हो जाएगा। अब देखिए मैं यहां पर दोनों अलग अलग त्रिभुजों के चित्र बना देता हूं। एक त्रिभुज तो आपका ये छोटे वाला ए एक्स और वाई, और एक है ये बड़ा त्रिभुज, ये त्रिभुज वही ए, लेकिन नीचे यहां पर बी और यहां पर सी है। इन दोनों में देखो क्या समानता हो गई, ए एक्स अनुपात ए बी, ये ए एक्स अनुपात ए बी ये रहा, बराबर ए वाई अनुपात ए सी, ए वाई अनुपात ए सी ये रहा, और ये कोण देखिए कौन से का है, ए कोण कौन से त्रिभुज का है, ए एक्स वाई का है या ए बी सी का है, ए कोण ये कोण कौन से त्रिभुज का है, इस ए एक्स वाई का भी है, छोटे वाले त्रिभुज का भी, और ए बी सी इस बड़े त्रिभुज का भी ये कोण है, कुल मिला के ये ए कोण उभयनिष्ठ है। तो यहां पर अगर एक त्रिभुज की दो भुजाएं किसी अन्य त्रिभुज की दो भुजाओं के परस्पर समान अनुपात में हो, थेल्स प्रमेय है, थेल्स प्रमेय नहीं, एक ये ऐसे समरूपता प्रमेय, उसको ध्यान से सुनना। अगर एक त्रिभुज की दो भुजाएं परस्पर किसी अन्य त्रिभुज की दो भुजाओं के समान अनुपात में हो और उनसे निर्मित संगत कोण आपस में बराबर हो, तो वो दोनों त्रिभुज एस ए एस अर्थात साइड एंगल साइड समरूपता प्रमेय से या भुजा कोण भुजा समरूपता प्रमेय से समरूप होते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे एक कोण और बता देते हैं, तथा कोण एक्स ए वाई ये कोण एक्स ए वाई बराबर कोण बी ए सी, कोण बी ए सी क्या हो गए बराबर। तो हम यहां पर लिख सकते हैं त्रिभुज ए एक्स वाई तथा त्रिभुज ए बी सी में क्या समानता हो गया, समानता हो गई ए एक्स अनुपात ए बी बराबर ए वाई अनुपात ए सी, व कोण एक्स ए वाई बराबर कोण बी ए सी है। इसलिए एस ए एस जिसको आप लिख सकते हो भुजा कोण भुजा समरूपता प्रमेय से, ये सर्वांग समता प्रमेय भी होती है जो 9th क्लास के अंदर सर्वांग समता वाली है, लेकिन उसमें भुजाएं बराबर होती है, ये भुजाएं आपस में बराबर होती है, जबकि यहां पर तो अनुपात में बराबर है। इसलिए अगर भुजाओं का अनुपात बराबर अगर कोण बराबर होते हैं तो फिर त्रिभुज समरूप होते हैं, और अगर भुजाएं बराबर होती है
एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं या दो भुजाएं और उनके बीच का कोण अगर बराबर होता है और भुजा भी बराबर होती है तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। तो वो सर्वांग सम अलग है और समरूपता प्रमेय अलग है, आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर कुछ छात्र क्या करते हैं, दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम कर देते हैं, इनको लेकर ही। सर्वांग सम नहीं करना है क्योंकि यहां पर भुजाओं का अनुपात बराबर है, न कि भुजाएं बराबर है। तो ये अनुपात बराबर होना या भुजाएं बराबर होना दोनों अलग अलग पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी है। तो यहां पर एस एस अर्थात साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा, समरूपता प्रमेय से, समरूपता प्रमेय से त्रिभुज, एक त्रिभुज का नाम तो आप कैसे भी ले लो इन दोनों में से, लेकिन दूसरा उसके संगतता के हिसाब से ही लेना है। तो एक तो ले लेते हैं हम क्या, ए एक्स वाई ले लेते हैं, ए एक्स वाई, त्रिभुज ए एक्स वाई समरूप, ये समरूपता का प्रतीक समरूप। अब आपको ध्यान देना है त्रिभुज ए एक्स के समानुपात में क्या थी, इधर देखो ए एक्स के क्या है, ए बी, यहां पर तो ए बी लेना है। और दूसरी बात अगर को बात करें कोण की, तो कोण ए के बराबर भी ए है, ए बी। और ए वाई के क्या है, ए सी, तो ये ए सी ऐसे कर देते हैं। देखो ए एक्स अनुपात ए बी है, यहां पर ए वाई के अनुपात और तार ए से एक्स को छोड़कर ए वाई के अनुपात ए सी है, तो यहां पर भी देखो ए वाई अनुपात ए सी है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। अब दो त्रिभुज अगर समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर। यहां पर लिखते हैं दो समरूप या समरूपता की कसौटी से दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, लिख देता हूं, दो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए कोण, यहां पर संगत कोण लो, ए एक्स वाई लेते हैं, ए एक्स वाई बराबर, तो इसी क्रम में इसमें लेना है, ए एक्स वाई ऐसे पहला दूसरा तीसरा, तो इधर भी ए बी सी आएगा, कोण ए बी सी आएगा। अर्थात ये कोण आपस में इसके बराबर आ गया दो त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी से। और दूसरा देखो यहां पर कोण इधर से लेते हैं, ए वाई एक्स एक्स को बीच वाले को बाद में लेना है, पहला लास्ट वाला फिर बीच वाला, इधर भी बराबर कोण ए सी बी अर्थात ये कोण इसके बराबर आ गया। अब देखो अगर दो समांतर रेखा हो और उनको कोई तिर्यक रेखा इस प्रकार से काटे, जैसे ए एक्स वाई रेखा के समांतर बी सी दी थी, और ये जो ए बी रेखा है, ए एक्स बी रेखा, ये तिर्यक रेखा एक प्रकार से दो अलग अलग बिंदु पे काट रही है और ये दोनों कोण बराबर बन रहे हैं। ये समांतर तो हमें सिद्ध करना है, सॉरी समांतर तो नहीं दी हुई, लेकिन ये दो रेखा दी है सरल रेखा, इन दो सरल रेखाओं को कोई त्रिरेखा रेखा काटे और एक तरफ के कोण अगर बराबर हो तो वो संगत कोण कहलाते हैं, और वो तभी बराबर होते हैं जब दोनों रेखाएं समांतर होती है। तो यहां पर आप लिख सकते हो संगत कोण, कौन से कोण हुए, ये संगत कोण है, और संगत कोण समांतर रेखाओं के अंदर ही बराबर होते हैं। इसलिए या यहां पर एक्स वाई व बी सी सरल रेखा है, ये और स्पष्ट कर सकते हो रेखा है, तथा ए बी या ए सी क्या है, तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है जो बराबर संगत कोण काट रही है, या जो बराबर संगत कोण बनाती है। इसलिए ये क्या है, समांतर रेखा है। इसलिए एक्स वाई समांतर बी सी है, ये आपको सिद्ध करना है, ये इति सिद्धम। तो समझ में आ गया, ध्यान दीजिए, ये था थेल्स प्रमेय का विलोम। अर्थात अगर किसी
एक त्रिभुज के अंदर एक भुजा के हम इस प्रकार से एक रेखा खींचे कि बाकी की दो भुजाओं को वो समान अनुपात में अगर बांटे तो वो तीसरी के क्या होती है, समांतर होती है। यहाँ पर हमें एक्स वाई के समांतर BC यहाँ पर करना है। आपको मिलेगा AX अनुपात BX के बराबर AY अनुपात CY दिया जाएगा, जो ये दिया हुआ है। अब इसके अनुसार हम इस रेखा को समांतर कैसे करें, इसके लिए जरूरी है कि ये दोनों कोण आपस में बराबर हो, ये दोनों बराबर हो तभी ये रेखा समांतर हो सकती है, और ये दोनों कोण बराबर हो उसके लिए जरूरी है कि ये दोनों त्रिभुज भी समरूप हो। जो AXY और ABC त्रिभुज है ये क्या होना, समरूप होना जरूरी है। तो हम इस समरूपता को ध्यान में रख कर क्या करते हैं, देखते हैं इन भुजाओं का अनुपात बराबर लाएं। तो ये जो दिया हुआ है उनमें BX को और CY को हम चेंज कर देते हैं। BX की जगह रख देते हैं AB माइनस AX और CY की जगह रख देते हैं AC माइनस AY, और फिर इनको वज्र गुणा करेंगे तो AX AY माइनस का AX AY से तो हट जाएगा, बचेगा AX गुणा AC बराबर AB गुणा AY। ये जब बचेगा तो इनके बटे में ले आते हैं, अर्थात AX के नीचे AB ले आते हैं, छोटी त्रिभुज की भुजा के नीचे बड़ी त्रिभुज की भुजा ले आते हैं। ये अनुपात ये हो गया इधर AY अनुपात AC। इन दोनों त्रिभुजों के अंदर इन दोनों भुजाओं का अनुपात इनके बराबर हो गया, और बीच का कोण उभयनिष्ठ है। एक बीच का कोण क्या है, उभयनिष्ठ एक ही है, जो यहां पर ये रहा, इसे हम उभयनिष्ठ भी लिख सकते हैं, उभयनिष्ठ कोण। उभयनिष्ठ होने के कारण ये बराबर है। तो एक त्रिभुज की दो भुजाएं अगर किसी अन्य त्रिभुज की दो भुजाओं के परस्पर समान अनुपात में हो और उनसे निर्मित संगत कोण या दोनों भुजाओं के मध्य बनने वाला कोण अगर बराबर हो तो SAS साइड एंगल साइड समरूपता प्रमेय से दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इस प्रकार से ये त्रिभुज और ये बड़ा त्रिभुज समरूप हो गया, अर्थात वो छोटा त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज समरूप हो गया। और दो समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनके बाकी के कोण भी क्या होते हैं, बराबर, अर्थात उनके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। संगत कोण बराबर होने से शेष जो दो कोण बचे हैं ये कोण भी आपस में इनके बराबर हो गए, और इन दोनों कोणों को बराबर करने का मतलब ये प्रश्न सिद्ध हो गया। अर्थात ये दोनों कोण तभी बराबर आते हैं, अर्थात दो सरल रेखाओं को कोई तिरक रेखा काटे और संगत कोण बराबर आए, वो तभी बराबर आते हैं जब वो दोनों रेखा समांतर होती है। तो इसका मतलब XY और BC रेखा आपस में समांतर है, और ये समांतरी हमें सिद्ध करना है। तो कुल मिला के ये थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम यहाँ पर सिद्ध कर दिया। कुछ प्रमेय और बता रहा हूं, मैं सिर्फ नाम बता रहा हूं, फिर आगे आने वाले जो वीडियो वाले पार्ट होंगे वो हम आपको समझाएंगे। देखो, अगर किसी त्रिभुज के एक त्रिभुज के तीन कोण किसी अन्य त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हो या दो कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज ए समरूपता प्रमेय से एंगल एंगल समरूपता प्रमेय से समरूप होते हैं। अगर एक त्रिभुज की दो भुजाएं किसी अन्य त्रिभुज की दो भुजाओं के परस्पर समानुपाती हो और उनके बीच में बनने वाला मध्य का कोण अगर बराबर हो तो SAS से दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, परस्पर समरूप होते हैं। तीसरी प्रमेय, अगर एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं किसी अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाओं के परस्पर समानुपाती हो तो SSS अर्थात साइड 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 भुजा 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 समरूपता प्रमेय से दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ऐसे ही एक प्रमेय, अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से हम मध्यिका खींच दें तो दोनों ओर जो बनने वाले त्रिभुज होंगे वो क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। ये आपको काम में लेना है। अगर किसी समकोण त्रिभुज के समकोण से सामने वाली भुजा पर लंब डाल दिया जाए, 90 डिग्री का कोण बना दिया जाए, समकोण खींच दिया जाए, तो बनने वाले दोनों त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं और बड़े त्रिभुज के भी क्या होते हैं, वो समरूप होते हैं। ये बहुत ही आसान प्रमेय है। ऐसे ही पाइथागोरस प्रमेय है। अगर किसी समकोण त्रिभुज के अंदर हम बात करें, एक समकोण त्रिभुज के अंदर समकोण के सामने वाली भुजा का वर्ग हमेशा शेष दो आसन्न भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये थेल्स प्रमेय है जो आगे आने वाले वीडियो में हम सिद्ध करेंगे। ऐसे ही थेल्स प्रमेय नहीं, पाइथागोरस प्रमेय, अगर किसी समकोण त्रिभुज के अंदर समकोण से सामने वाली भुजा कर्ण पे लंब डाल दे, या अगर किसी समकोण त्रिभुज के अंदर हम बात करें तो समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण का वर्ग शेष दो आसन्न भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसे हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। थेल्स प्रमेय तो अभी आपको बताइए ना, वो है अगर किसी त्रिभुज के अंदर एक भुजा का वर्ग बाकी की दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो उस भुजा
के सामने वाला कोण समकोण होता है, अर्थात वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। और इसी प्रकार से दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत मध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर भी होता है। ये भी आपके कोर्स में जो प्रमेय है वो हम सिद्ध करेंगे आगे आने वाले वीडियो में। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, दो समरूप त्रिभुज अगर हैं तो उनकी भुजाओं के वर्गों का अनुपात ही बराबर नहीं होता, उनकी संगत मध्यिकाओं का वर्गों का अनुपात भी बराबर होता है। अर्थात दो समरूप त्रिभुजों के अंदर उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, सॉरी ध्यान देना, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर तो होगा ही होगा, क्षेत्रफल न ले तो भी। दो समरूप त्रिभुजों के अंदर संगत भुजाएं परस्पर समानुपाती होती है तो उनके वर्ग भी परस्पर समानुपात में होंगे, क्योंकि स्क्वायर लगा दो। लेकिन प्रमेय है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत मध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत शीर्ष लंबों के वर्गों के अनुपात के बराबर भी होता है। तो आगे आने वाले वीडियो में आपके लिए और सिद्ध करने वाले प्रश्न लेकर आएंगे। आपको ये प्रश्न इस प्रकार का लगभग 6 नंबर का आता है, 27-28वां बोर्ड का प्रश्न, तो आपको इसको सिद्ध करके देखना है। ऐसे और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, उनको आप तैयार करके देखना, क्योंकि बोर्ड के अंदर ये सिद्ध करने वाला प्रश्न हर साल आता है, हमेशा आता है, तो आप इनको अच्छी तरह से तैयार करना। अगर कोई आपको क्वेश्चन पूछना है, कोई त्रुटि हो, कुछ बताना हो या और किसी प्रश्न का सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या फिर मेल कर सकते हो या फिर कमेंट्स के माध्यम से भी आप हमें बता सकते हो कि आपको क्या किस क्वेश्चन को समझना है। और आप हमारे जो पर्सनल नंबर है आप विद्यालय में संपर्क करके भी ये ले सकते हो, ईमेल आईडी पूछ सकते हो, या आपको आने वाले वीडियो में हम यहाँ पर लिखकर बता देंगे। तो आशा करता हूँ कि आप तैयारी करोगे, समझोगे और जो आपकी एग्ज़ाम निश्चित हो गई जल्दी आने वाली है उसके लिए ज़बरदस्त अंक प्राप्त करोगे आप, उसमें अच्छी परफॉर्मेंस देखकर। इसी आशा के साथ आज के लिए आपके लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।